हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं MPSC 008 के यूनिट नंबर 4 के अगले टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम अब तक अपने दो टॉपिक पहले से ही कवर कर चुके हैं। सबसे पहले जो यूनिट नंबर 4 है, इसके जो ये चैप्टर का नाम है संविधान व्यवस्था में राज्य, इसके 4.1 4.2 यानी इसका क्या इंट्रोडक्शन है और क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, इसको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यों की पहचान तथा क्षेत्रीय अखंडता के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार पूछा गया एक ये, और यहीं से एक है राज्यपाल की भूमिका। ये बहुत बार इन पे क्वेश्चन बनता है। तो आज की इस नई वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने आप और भी मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी या तो कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमें शेयर भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर अप कर ली, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था, और अभी हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ा था। और आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राज्य की पहचान तथा क्षेत्रीय अखंडता। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राज्य की पहचान और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में, जिसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ना है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इस जगह से बार बार क्वेश्चन बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात आप लोगों को पहचानना है यहाँ पर कि भाई एक देश जो है, ये आपको पहले सबसे पहले ये समझना है एक राज्य जो है उसकी पहचान और क्षेत्रीय अखंडता क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं यहाँ पर संघवादी राज्यों की। ऐसे देश जहाँ पर दो स्तर पे शासन होते हैं और दो या दो से अधिक स्तर पे शासन होते हैं, ये आप अपने दिमाग में पहले से इस चीज़ को सेटअप कर लें। दूसरी चीज़, जब शासन का स्तर बहुत अलग अलग होता है या कई स्तर पे शासन होता है, एक से अधिक स्तर पे शासन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक समस्या हमें देखने को मिलती है कि देशों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर अगर वो राज्यों का संघ है तो उसके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे देशों की बात मैंने क्यों की है, आप सभी को पता है। जब हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था इस वीडियो का, तो उसमें हमने ये बात कही थी कि भाई जो फेडरेशन है ये दो टाइप्स का होता है। कुछ ऐसे जो देश मिलकर फेडरेशन का निर्माण करते हैं जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है, और कुछ ऐसे देश होते हैं जो राज्य मिलकर निर्माण करते हैं जैसे भारत में। तो भाई किसी देश के लिए जो क्षेत्रीय अखंडता है क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कई अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर किसी एक चीज़ का निर्माण किया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि भाई सभी के ऊपर बराबर ध्यान दिया जाए और सभी लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने में मदद करें। अगर इन दोनों में से एक भी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती तो वो क्या होता है, क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पड़ जाता है। और ये संघवाद के लक्षण में हमें बहुत बार देखने को मिलता है। जैसे कि इस बुक के स्टार्टिंग में भी आप लोगों के लिए मेंशन किया गया और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डिफाइन भी किया है इस चीज़ को आज की इस वीडियो में, कि हमने देखा कि भाई अमेरिका 1789 से एक संघ के रूप में उभरा, लेकिन आगे चल के 1860 के करीब में ही वहाँ पर एक गृह युद्ध हो गया। इसके बारे में बात करेंगे। अब ये गृह युद्ध क्यों हुआ, भारत की अगर भी बात करें तो भारत की भी परिस्थिति इससे कुछ अलग नहीं है। भारत के अंदर भी कई बार अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे हिंसक अहिंसक ऐसे भी आंदोलन हुए हैं जिसकी वजह से हमारे प्रशासन को बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे अगर 1984 के करीब की बात करें तो हम भाई जो ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने चलाया था, पंजाब को अलग राज्य की पंजाब की मांग हो रही थी, अलग देश की मांग हो रही थी उसके लिए कि भाई खालिस्तान बनाएंगे, इसे पाकिस्तान बना। इसके साथ साथ असम में ही देख लें, असम में भी होता है। इसके साथ साथ अगर हम द्रविड़ भाषा के खिलाफ दक्षिण में देखें तो बहुत सारे आंदोलन है और बहुत सारी हमारे देश की क्षेत्रीय जो अखंडता है इसको भाई खतरा पहुंचा है बहुत बारी, और इसके लिए हमने कई बार कई कदम भी उठाए। इसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर कोई भी देश है जिसके अंदर कई संघों कई देश आपस में मिल चुके हैं, कई राज्य मिलकर अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, तो भाई उस राज्य का मूल कर्तव्य यह है कि वो उन सभी देशों के लिए क्या करे, उनके आकार और उनकी जो भी आवश्यकता है उसका विशेष रूप से ध्यान दे। परंतु कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो राजनेता होते हैं वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण कई बार
ऐसे एक खास वर्ग को, एक खास स्थान को हम देखा करते हैं जिसकी वजह से संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसा ही जैसा कि अमेरिका में भी 1789 में जब वहाँ पर संघवाद स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से 1860 के करीब में वहाँ पर देश में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का मेन रीज़न क्या था? वही जो काले गोरे का जो भेद है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें और भी चीज़ों के बारे में, तो भाई कई बार हमने ये भी देखा है कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में अलग अलग राज्यों में, भारत एक अलग अलग राज्यों का संघ है और इसकी वजह से भारत में विविधता देखने को मिलती है। और ये विविधता का मुख्य लक्षण क्या है? इसका रीज़न ही है अंग्रेजों के कारण भारत को बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करनी पड़ी है या बहुत सारी समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। जैसे अगर हम बॉर्डर के बारे में बात करें तो भाई भारत को उस अंग्रेजों ने इस तरीके से डिवाइड किया कि वो बिल्कुल ही आकारहीन था, यानी दो तरफ तो पाकिस्तान बना दिए थे, बीच में भारत था। तो भाई ये पश्चिमी का पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, तो भाई ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहा था। दूसरी चीज़, चाइना के साथ जो क्लैश होता रहता है हमारा, उसके लिए भी कोई बस एक मैकमोहन लाइन बोल दी, अगर ऐसी कोई सेंटिमेंट बॉर्डर नहीं बनाए गए चाइना के साथ, ना ही कोई हमारा वैसा रिलेशन हो पाया, इसी वजह से बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट के कारण अगर वो चीज़ वहीं पर ही सॉर्ट आउट कर दी जाती तो शायद आज हमारे इतने खराब संबंध ना होते। और अंग्रेजों की इस गलती के कारण आज भी जो भारत के जो नेता है वो बार बार ही भारत के अंदर क्या है, एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई भारत कई संस्कृति की इकाइयों में बंटा है, जिसके कारण अलग अलग विविधता होने के बाद भी उसको एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की जा रही है। हम इकाई 5 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है और SRC आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग धाराएं, अलग अलग अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान की हर एक अनुच्छेद अपने में खास है। तो अनुच्छेद 3 जो है ये संघवाद के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान में या फिर भारतीय संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन करने का अगर किसी को अधिकार है तो वो संसद है। संसद को ये अधिकार है और संसद को कुछ पावर्स दी गई है, जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं बेसिकली 4 पावर। सबसे पहला, किसी भी राज्य को उसके क्षेत्र से अलग करना या 2 से अधिक राज्य को हिस्से में आपस में जोड़ना, तो भाई ये काम संसद ही कर सकती है। यानी कोई एक नया स्टेट कंस्ट्रक्ट करना है या फिर किसी 2 स्टेट को आपस में मिलाना है, किसी 2 स्टेट के बीच में से किसी एक राज्य को अलग करना है, तो भाई ये काम भारत में किसको प्राप्त है? ये सिर्फ संसद ही कर सकती है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, ये भी संसद के पास पावर है। यानी कोई राज्य की सीमा थोड़ी सी थी, अब उसको और ज़्यादा हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, या किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटाया जा सकता है, ये भी पावर किसके पास है? संसद के पास है। संसद के बगैर कोई नहीं कर सकता। इसके साथ साथ किसी भी राज्य की सीमाओं में फेरबदल करे और साथ ही साथ क्या है, किसी राज्य का नाम बदल दे, किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। बशर्त क्या है इसके अंदर कि राष्ट्रपति तथा केंद्र सरकार से संबंधित विधानमंडलों पर मशवरा लेने की अनुमति इनको देनी पड़ती है। भारत के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। अमेरिका में भी फेडरेशन है और भारत में भी है। अमेरिका क्या है, दो या दो से, अब समझ सकते हैं, ये दूसरा प्रकार होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक देश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अमेरिका जो है, अमेरिका ने भी कुछ इसी तरीके से कर रखा है कि भाई कई देशों से मिलकर उन्होंने अपना संघवाद बना रखा है। और इस वजह से एक तो वहाँ के नागरिकों को अमेरिका की पूरी नागरिकता मिलती है और दूसरा अलग अलग जो देश बने हुए उनकी नागरिकता मिलती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन में भी कुछ इसी प्रकार से है। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि प्रत्येक देश जो भी उसके सदस्य हैं, एक तो वही उसकी नागरिकता उसको मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस है, जर्मनी है, इनकी नागरिकता इनको आपस में मिलती है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी नागरिकता उन देशों की, उन देशों को नागरिकों के लिए जो पूरे के पूरे यूरोप की यूनियन की मिलती है। ठीक है, तो इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि भाई शासन व्यवस्था, सुशासन बहुत अच्छे तरीके से चलता है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई दिल्ली की नागरिकता आपको अलग से मिलेगी, उत्तर प्रदेश की अलग से मिलेगी, बिहार की अलग से मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोहरी नागरिकता भारत में है ही नहीं। भारत में एक ही नागरिकता है, वो जो आपको भारत सरकार के रूप में भारत सरकार से आप लोगों को प्राप्त करवाई जाती है।
ठीक है, भारत सरकार ही आपको देती है एकमात्र नागरिकता। तो भाई यही था आज का कॉन्सेप्ट, छोटा टॉपिक था बट आप लोगों को ये पेपर में काफ़ी लेंदी तरीके से पूछ लेता है, इसीलिए मेरे को कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझाना पड़ा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमसे अपनी क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरीज है एग्जाम रिलेटेड, आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। चलेगा, इस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।